पूर्ति का नियम क्या होता है? क्या होता है? अन्य बातें समान रहने पर, मैंने अभी आपको बताया ना कि बाजार कीमत को तो कर लेते हैं हम एक साइड में, और जो बाकी जो कारक हैं 6 उनको कर लेते हैं समान या स्थिर। तो अन्य बातें समान रहने पर केवल किस किस के रिलेशन को देखते हैं? कीमत को और पूर्ति मात्रा को। तो वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो पूर्ति मात्रा बढ़ती है, यदि वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति मात्रा घटती है। मांग की अवधारणा में भी हमने ये देखा था, मांग का नियम भी तो यही था कि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति मांग मात्रा घटती है, वहाँ ऋणात्मक संबंध था, यहाँ धनात्मक संबंध है। ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति घटने पर पूर्ति घट जाती है, इसे ही पूर्ति का नियम कहते हैं। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटने पर पूर्ति घटेगी, यही पूर्ति का नियम कहलाता है। हमने देखा था कि मांग किसका फंक्शन होता है? कीमत का। तो पूर्ति भी किसका फंक्शन होता है? कीमत का। तो ये भी लिख सकते हैं हम S इज द फंक्शन ऑफ P। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है कि वस्तु की पूर्ति मात्रा उसकी कीमत पर निर्भर करती है। जो पूर्ति का नियम यही तो बता रहा है कि पूर्ति मात्रा किस पर निर्भर करती है? कीमत पर। तो ये बोल सकते हैं हम Sx इज द फंक्शन ऑफ Px, अर्थात कीमत पर निर्भर करती है पूर्ति मात्रा। आगे बच्चों समझ में। अब हम देखते हैं, ये आपके सामने बना हुआ है कितना इजी वे में कि बढ़ती है कीमत तो पूर्ति मात्रा बढ़ती है, कीमत घटती है तो पूर्ति मात्रा घटती है। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और पूर्ति को समान दिशा में गतिशील बताता है कि कीमत और पूर्ति कैसे होते हैं? समान दिशा में गतिशील होते हैं। जबकि हमने देखा था कि कीमत और मांग मात्रा क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन कीमत और पूर्ति मात्रा कैसे होते हैं? समान दिशा में गतिशील होते हैं। वस्तु की कीमत व पूर्ति में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है। यही हमने देखा था, बार बार हम यही बात को रिपीट कर रहे हैं कि कीमत और पूर्ति मात्रा में प्रत्यक्ष, सीधा और धनात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो पूर्ति मात्रा बढ़ती है, कीमत घटती है तो पूर्ति मात्रा घटती है। अब हम पढ़ते हैं कि पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या हैं। हमने देखा था ना कि कुछ मान्यताएं होती हैं, फर्स्ट लेसन में हमने जाना था ना, जिनका पूरा होने पर ही नियम लागू होता है। तो कुछ मान्यताएं हैं, यदि वो पूरी होती हैं तो ही पूर्ति का नियम लागू होता है। तो कौन कौन सी मान्यताएं हैं? पहली मान्यता है कि वस्तु विशेष के उत्पादन साधन की पूर्ति व कीमतें स्थिर है। जो जिस वस्तु की हम पूर्ति मात्रा की या जिस वस्तु की कीमत की बात कर रहे हैं, उसके उत्पादन में जो लगने वाले साधन है उनकी कीमतें स्थिर रहनी चाहिए और उनकी पूर्ति स्थिर रहनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा था कि उत्पादन साधन की कीमतें क्या करती हैं? प्रभावित करती है ना, किसको? पूर्ति मात्रा को। तो वो यदि स्थिर रहेंगे तो ही पूर्ति का नियम लागू होगा। दूसरा कारक क्या है? वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक स्थिर है। हमने यही पढ़ा था कि तकनीक भी क्या करती है? पूर्ति मात्रा को प्रभावित करती है। तकनीकी यदि अच्छी हो जाती है तो पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। तो तकनीक स्थिर रहनी चाहिए, तभी कीमत पूर्ति मात्रा को प्रभावित कर पाएगी। इसके बाद है वस्तु विशेष के प्रति विक्रेता और क्रेता की रुचि स्थिर है। विक्रेता जो रुचि रख रहा है उसकी भी वही रहनी चाहिए और क्रेता जैसी रुचि रख रहा है वही रहनी चाहिए, क्योंकि उनके फैशन, रुचि, इनमें चेंजेस आ जाते हैं, तब भी क्या होता है? वस्तु विशेष की पूर्ति प्रभावित होती है। तो ये भी स्थिर रहनी चाहिए, तभी पूर्ति का नियम लागू होता है। वस्तु विशेष की पूर्ति कैसी होनी चाहिए? विभाज्य, मतलब हम जितनी चाहें उतनी पूर्ति उस हिसाब से अवेलेबल करवा पाएँ, वो विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है संबंधित वस्तुओं की कीमतें कैसी रहें? स्थिर रहें। जो संबंधित वस्तु की कीमतें, जो कौन कौन सी होती है संबंधित वस्तुएं? स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। तो उनकी कीमतें कैसी रहनी चाहिए? स्थिर, क्योंकि वो भी क्या करती हैं? पूर्ति मात्रा को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है सरकार द्वारा जो आरोपित कर और अनुदान स्थिर हैं। देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार क्या करती है? कर लगा लेती है। यदि सरकार उत्पादकों पर कर लगा देगी तो क्या होगी? उनकी पूर्ति मात्रा कम हो जाएगी। जबकि यदि सरकार उनको अनुदान दे देगी तो उनकी पूर्ति मात्रा बढ़ जाएगी। कर तो पूर्ति मात्रा को क्या कर देंगे? घटा देंगे, और अनुदान पूर्ति मात्रा को बढ़ा देंगे। तो ये भी क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए, तभी बाजार कीमत पूर्ति मात्रा को प्रभावित कर पाएगी। इसके बाद एक कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु दशाएं स्थिर रहें। अब आप जानते हैं कि हमारा भारत देश कैसा है? पूरा मानसून पर डिपेंड करती है, यहाँ की कृषि ही पूरी मानसून पर निर्भर करती है। तो यदि कृषि और मौसम दशाओं को स्थिर रखेंगे तभी तो वस्तु की कीमत का प्रभाव पड़ेगा किस पर? पूर्ति मात्रा पर। यदि मौसम और दशाएं स्थिर नहीं रहेंगी तो उनका प्रभाव पड़ जाएगा पूर्ति मात्रा पर। तो कृषि के क्षेत्र में बात की है कि मौसम और जलवायु की दशाएं कैसी रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए, तभी पूर्ति का नियम लागू होता है। कृषित पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समय अवधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये जान लीजिए कि
कृषिगत पदार्थ क्या होते हैं, हमने बोला, और ऐसे उत्पादन तो नहीं होते क्योंकि उसके लिए पूरा एक सीज़न चाहिए होता है, 3-4 महीने में फसल पककर तैयार होती है। तो उनकी कीमत और उनकी पूर्ति मात्रा में एक समय अवधि का अंतर आ जाता है। यदि वस्तु की कीमत अभी बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति मात्रा यदि बढ़ेगी तो उसको 3-4 महीने लगेंगे, अर्थात एक अगला समय उसमें आ जाता है। यही कह रहा है कि कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समय अवधि के पश्चात ही परिवर्तित होती है, एक समय अवधि उसमें लग जाती है। तो बच्चों, ये जो सारे कारक हैं, यदि ये मान्यताएं, ये दशाएं यदि पूर्ति होती है इनकी, तो ही पूर्ति का नियम लागू होता है। तो आप ये सारी दशाएं देख पा रहे हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं। वस्तु विशेष के उत्पादन की साधन की पूर्ति स्थिर, वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक स्थिर, वस्तु विशेष के जो विक्रेता है, वस्तु विशेष की ही बात कर रहे हैं क्योंकि उसी वस्तु की कीमत और पूर्ति की बात कर रहे हैं, तो वस्तु विशेष के विक्रेता और क्रेताओं की रुचि स्थिर रहे। वस्तु विशेष की पूर्ति क्या हो, विभाजित हो। संबंधित वस्तुओं की कीमतें कैसी रहो, स्थिर हो। सरकार द्वारा जो कर और जो अनुदान लगाए जाएं वो भी स्थिर हो। यदि कृषिगत पदार्थों की पूर्ति की बात करें तो मौसम और जलवायु दशाएं स्थिर रहे। और लास्ट में है कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की एक समय अवधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। तो ये सारी है पूर्ति नियम की मान्यताएं जो कि आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ गई ना। अब आगे के लिए बढ़ते हैं कि पूर्ति के नियम के क्रियाशीलता के कारण, कि पूर्ति का नियम क्यों लागू होता है, क्यों लागू होता है। तो आइए देखते हैं। ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म अधिक मात्रा बेचने का प्रयास करती है। मैंने आपको बताया था ना कि यदि किसी वस्तु की पूर्ति अधिक है, कीमत अधिक है, तो उसकी पूर्ति मात्रा अधिक होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि उसकी बाजार में कीमत अधिक लग रही है तो विक्रेता क्या चाहेगा, लाभ कमाना चाहेगा। तो लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की पूर्ति मात्रा को वो बढ़ा देगा। तो यही बात यह है कि ऊंची कीमतों पर, यदि ऊंची कीमत है तो वहाँ लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म अधिक मात्रा में अपनी वस्तु बेचना चाहता है। यदि कम कीमत होगी तो वो क्यों बेचेगा, क्योंकि उसको कोई लाभ ही हासिल नहीं होगा। उत्पादक का लक्ष्य ही क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना। तो वो लाभ अधिकतम किस प्रकार करेगा, अधिक कीमत पर अपनी अधिक पूर्ति मात्रा को बढ़ाकर। ठीक है बच्चों। इसके बाद है ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन। अब कोई वस्तु है जिसका बाजार में पूर्ति हो रही थी, ठीक है, लेकिन उस वस्तु की कीमत यदि हम सोचते हैं बढ़ जाती है, तो ऐसे में जो दूसरे उत्पादक हैं वो भी उस वस्तु की पूर्ति मात्रा को बढ़ा देंगे, क्योंकि वो भी तो लाभ कमाना चाहेंगे, वो भी अट्रैक्ट होंगे, अरे इसकी डिमांड तो अच्छी होती है, इसकी पूर्ति मात्रा में बढ़ाने से लाभ अधिकतम हासिल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कीमतें इसकी अच्छी चल रही है तो नए उत्पादक भी उसमें जुड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादक भी उस वस्तु का उत्पादन करने लग जाते हैं और उसकी पूर्ति मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए भी पूर्ति का नियम लागू होता है। ठीक है। अगला है दीर्घ काल में उत्पादन के साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है, अतः पूर्ति बढ़ाना क्या होता है, आसान। यदि अल्पकाल में बात करें तो अल्पकाल में फिर भी साधनों की पूर्ति कैसी रहती है, स्थिर। हम अगले लेसन में पढ़ेंगे उत्पादन फलन में, उत्पादन के साधनों में, कि दीर्घ काल में तो क्या होता है, उत्पादन के साधनों की पूर्ति हम जैसा चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में पूर्ति बढ़ाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। साधनों की पूर्ति बढ़ेगी तो उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने से पूर्ति को बढ़ाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों की पूर्ति कैसी होती है, परिवर्तनशील, जबकि अल्पकाल में कैसी होती है, अल्पकाल में कुछ परिवर्तनशील भी होती है और स्थिर भी होती है। मैंने बताया ना, अब हम इसको नेक्स्ट लेसन में जानेंगे। अतः पूर्ति बढ़ाना क्या होता है, आसान। तो ये जो तीनों कारण हैं उसी की वजह से पूर्ति का नियम लागू होता है। ये पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण है। आपको याद रखने हैं, 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछ सकते हैं कि पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कोई 3 कारण बताइए। तो आपको ये तीनों कारण मेंशन करने हैं कि ऊंची कीमतों पर क्या होता है, उत्पादक अधिक लाभ कमाना चाहता है इसलिए उसकी पूर्ति को बढ़ा देता है। जो दूसरा कारण है वो हमने देखा था कि ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादक भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो वो भी पूर्ति को बढ़ा देते हैं। और जो तीसरा कारण हमने ये देखा था कि दीर्घकाल में उत्पादनों के साधनों की पूर्ति कैसी होती है, परिवर्तनशील, अतः उनको बढ़ाना आसान होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमने आज क्या पढ़ा, पूर्ति का नियम, पूर्ति के नियम की मान्यताएं और पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और आप सारी चीज़ें अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी, एग्जाम में रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, हमने मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन पढ़ा था, सेम वैसा ही है पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।